बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों मुहर्रम का महीना था जब मैं अपने घर में अक्सर फारिग बैठा रहता था। मेरी कारोबार से छुट्टी रखी थी, तभी एक दिन सुबह सुबह मेरे मकान के दरवाजे पे दस्तक हुई। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि अक्सर ही मेरे पास किराएदार आते रहते थे जो मुझसे यही कहते कि भाई साहब अपना घर दिखा दें, हमने आपका मकान किराए पे लेना है। 2-3 महीने हो गए थे और मेरा मकान किराए पे नहीं लग रहा था। मेरी बीवी की एक ही जिद थी कि मकान उन लोगों को किराए पे दूं जो कि शरीफ हों। मैं अपनी बीवी की बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। मेरी बीवी घर में अकेली होती थी, इसलिए मैं किसी ऐसे शख्स को मकान किराए पे नहीं दे सकता था जिसके साथ बहुत बड़ा ख़ानदान हो या फिर ख़ानदान में मर्द ज़्यादा हों। मैंने अपनी बीवी की बात को लाज रखते हुए अपना मकान किराए पे नहीं दिया। काफ़ी अरसा गुजर गया था, इसलिए आज जब मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई मैं फ़ौरन बाहर गया। दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने काले रंग का बुर्का ओढ़ रखा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। कहने लगी कि आपने मकान किराए पे देने का इश्तिहार लगा रखा है, आप मुझे अगर मकान किराए पर दे दें, मुझे सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए ही आपका मकान किराए पे चाहिए होगा। 10 से 15 दिन आप इस बात की फ़िक्र ना करें कि किराया कम दूंगी, आपको पूरे 2 महीने का किराया दूंगी, लेकिन खुदारा मुझे अपना मकान किराए पे दे दें। मेरी और कोई डिमांड नहीं है, पानी बिजली गैस किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, मुझे बस यहीं रहना है। दरअसल बात यह है कि आपका मकान गली से ज़रा हटकर है और मुझे भी कोई ऐसी खुफिया जगह चाहिए। उस औरत ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैंने कहा, बहन जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपका अंदाज़ कुछ इत्मीनान नहीं दे रहा। आप बताइए, पहले अपना मकसद बताइए, वाज़े करें कि आपको मेरा मकान किराए पे क्यों चाहिए, आप इतनी राजदारी से यहाँ क्यों रहना चाहती हैं। मेरे भाई, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, भरोसा रखो, हम औरतें तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी। दरअसल मेरे साथ मेरी एक बहन है जिसका बच्चा होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि उसके ख़ानदान वालों को पता चले, क्योंकि इन बच्चों का बाप कोई नहीं है। वो बस उम्मीद से तो है, लेकिन बच्चों का बाप कोई नहीं, बग़ैर मर्द के बच्चे पैदा कर रही है। उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माजरत के साथ बहन, लेकिन मर्द के बगैर तो बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते। आपको तो पता ही है ये बात मानने वाली है ही नहीं। आप अगर मुझे सच सच बात बता देंगी तो मैं आपको मकान बखुशी किराए पे दे दूंगा और किराया भी उतना ही लूँगा जितने दिन आप रहेंगी। नहीं नहीं, मुझे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 औरतें हैं और वैसे भी इसमें ज़्यादा हैरत वाली बात नहीं है। आजकल साइंसी दौर है, कुछ भी मुमकिन है। आप इन चीज़ों को सर पे सवार नहीं करें, मुझे अपना मकान किराए पे दें। मैं आपको हर तरह से मदद भी करूंगी और काम भी आऊँगी। आपके घर में भी कोई काम हुआ तो वो भी मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे आपका मकान ही चाहिए और 15 दिन के लिए चाहिए। मेरे जहन में मुख्तलिफ मजबूरियाँ मुझे याद आने लगी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत भी थी, मकान किराए पे लग नहीं रहा था। उस औरत ने साथ में ये ऑफ़र भी कर दी थी कि अगर 15 दिन बाद हमारा राज पता चलने के बाद भी आप हमसे मुतमईन ना रहें तो हम यहीं रह लेंगे, आपको किराया भी ज़्यादा देंगे, आपको किसी किस्म की हमसे शिकायत नहीं होगी। सिर्फ 2 औरतें हैं और आपको औरतों से क्या डर है। उस औरत की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मैं सोच में पड़ गया। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। मुझे ऐसे ही ख़ानदान चाहिए था जिसमें कोई मर्द ना हो, सिर्फ और सिर्फ औरतें हों। लेकिन ये बात मेरी बीवी को समझाना मुश्किल थी कि वो 2 औरतें अकेली हमारे घर में कैसे रहेंगी। मैंने अपनी बीवी से ये बात छुपाने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मुझे उस औरत में ऐसी बात नहीं लगी थी कि मैं उसे यहाँ रहने से मना करता। मैंने अपनी बीवी के आने तक अपने जहन में एक कहानी तैयार कर ली। जब मैं बीवी से मिला, वो वापस आई, मैंने उससे ये भी कहा कि ये 2 औरतें बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और इनमें से एक औरत का शौहर बाहर नौकरी से गुजर गया है, जबकि दूसरी तलाक याफ्ता है। तलाक याफ्ता का झूठ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि दोनों औरतों की उम्र अच्छी खासी थी। एक 40 साल की होगी, दूसरी की उम्र 45 साल की होगी। ऐसे में उसका उम्मीद से होना भी अजीब लग रहा था, वो भी बग़ैर मर्द के। लेकिन खैर, मुझे इस बात से क्या गुजर हो सकता था। मैंने उस औरत को इजाज़त दे दी कि तुम 15 दिन तक मेरे घर रह सकती हो, उसके बाद तुम्हें अपना राज मुझे बताना होगा। लेकिन मेरी बीवी के सामने तुम्हें उस वक्त तक ये झूठ बोलना होगा कि तुम्हारा शौहर काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया है, वरना फिर मेरी बीवी को हकीकत पता चल गई तो वो खामखा सवाल जवाब करेगी। तुम्हें तो पता है कि औरतों के जहन में कितने सवाल होते हैं।
उस औरत ने मुझे हर तरह से मुतमईन किया। कहने लगी, इस बात की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी बीवी के सामने वही कहूँगी जो आपने मुझे बताया है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे मकान की चाबियाँ दे दी। घंटे के बाद मेरी बीवी घर आ गई और मैंने उसे ये खुशखबरी दी कि हमारा किराएदार आ गए हैं। 15 दिन वाली बात मैंने उसे ये नहीं बताई। यही कहा कि ये लोग यहाँ रहेंगे, अगर हमारा मकान पसंद आया तो फिर पक्का पक्का हमारे साथ ही रहेंगे। मेरी बीवी खुश तो हुई। वही औरतों वाली फितरत पूछने लगी, कौन है, कहाँ की हैं, क्या करती हैं, और उन औरतों के मियाँ वगैरह नहीं हैं क्या। मैंने उसे वही कहानी सुना दी जो उस औरत की बताई थी। मेरी बीवी कुछ मुतमईन हो गई थी, लेकिन रात को एक ऐसी बात हुई जिससे मेरी बीवी के जहन में हज़ारों सवाल उठने लगे। मैं नहीं समझ पाया था कि आखिर ये क्या था। रात के तकरीबन 9 बजे थे जब हमें निचले पोर्शन से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी। पहले ये आवाज़ें हल्की थीं, फिर रफ्ता रफ्ता तेज़ होती गईं, यहाँ तक कि आवाज़ें चीखने और चिल्लाने की आने लगी। मैं परेशान हो गया। मेरी बीवी भी मेरा मुंह देखने लगी और मुझे देख के बोली, मुझे लगता है सफदर, इन लोगों के घर में कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो हर घर में ही होती है। आप तो कह रहे थे कि इनके घर में 2 औरतें हैं, उसका शौहर कहीं गया हुआ है। आप ये आवाज़ें सुने, इसमें एक आवाज़ औरत की है, दूसरी आवाज़ मर्द की है। कोई मर्द भी है जो साथ साथ चीख रहा है। उन लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ, हो तो सकता है कि औरत का शौहर वापस आ गया हो, उसे ढूंढते ढूंढते, कि इनमें कोई नाराज़गी चल रही हो। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। वो तो ठीक है सफदर, मेरी बीवी ने बेसारी से कहा, आज ये लोग लड़ रहे हैं, हमने इनकी चीखें सुनी हैं, कल को मोहल्लेदार हम चीखें सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे कि हमने कैसे लोगों को मकान किराए पे दे रखा है। आखिर हमें थोड़ी बहुत पूछगछ तो करनी चाहिए थी। मेरी बीवी ने कहा, चलो चल के नीचे वाले पोर्शन में देखते हैं कि हो क्या रहा है। उसके कहने पे मैं डर गया कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई, पता चल गई, तो उन लोगों को यहाँ सीधा निकलने का हुक्म जारी कर देगी। मैं सोचने लगा, अगर ये औरतें मेरे घर से भी चली गई तो मुझे इन 15 दिनों का किराया कौन देगा। अच्छा भला मेरे घर में रह रही हैं, खामखा बीवी के सवाल जवाब करने पे कहीं भाग ही ना जाएं। यही सोचकर मैंने अपनी बीवी को मना कर दिया कि नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका ज़ाती मामला है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। मेरी बीवी ने मुंह तो बहुत बनाया, नाराज़ भी हुई, लेकिन मैंने उसकी बात की परवाह नहीं की। मैंने उसे बस मुख्तसर वहाँ जाने से रोक दिया, लेकिन मेरे दिल में शक आ चुका था। मैंने सुबह सुबह वहाँ जाने का फ़ैसला किया। मेरी बीवी की आदत थी कि सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती थी और फिर 8 से 10 के दरमियान उठ जाती थी। मैं सुबह सुबह अपने घर से निकला, तकरीबन 8:30 बजे का ही वक्त था। मेरी बीवी सो रही थी। मैं उन औरतों के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। पहली वाली औरत ने ही दरवाज़ा खोला। दूसरी औरत को मैंने अभी तक नहीं देखा था। उसने तो मुझे कहा था कि हम दोनों इस मकान में रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझसे बातचीत एक ही औरत कर रही थी। मैंने उससे सलाम दुआ के बाद पूछा, बहन सब खैरियत तो है ना? रात को आपकी तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जी सब कुछ ठीक है, आप हमारी फ़िक्र नहीं करें, हमें कोई मसला नहीं है। देखिए मुझे मसला तो कोई नहीं है, ना आपको है, लेकिन आपके घर में एक वाक़या हुआ, अगर आप मुझे बता देंगी, भाई समझकर मुझ पर भरोसा करेंगी तो मैं भी आपके काम आ सकूँगा। लेकिन इस तरह अगर आप बातें छुपाएंगी तो मेरे लिए आप पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने इधर उधर देखा और बोली, दरअसल मेरी बहन उम्मीद से है, तो कल रात को उसका बच्चा पैदा हुआ है, तो उसी वजह से वो चिल्ला रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी बेचारी। बाकी मर्द तो कोई नहीं आया, यहाँ उसकी आवाज़ ही ऐसी थी, चीखती चिल्लाती है तो लगता है कि मर्द चिल्ला रहा है। उस औरत ने कहकर मुझे मुतमईन तो कर दिया, लेकिन मैं अभी तक मुतमईन हुआ नहीं था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि अच्छा बहन, माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर में नया मेहमान तशरीफ़ लाया है। अब मुझे बच्चा तो दिखा दें, मैं बच्चे को कोई पैसे वगैरह दे दूंगा, वैसे ही सलामी के तौर पर। सलामी तो दुल्हा दुल्हन को दी जाती है, उस औरत ने हंसकर कहा। अरे जो भी होता है, लेकिन मैं आपके नन्हे मेहमान से मिलना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने दरवाजे से अंदर आने की कोशिश की तो उस औरत ने मुझे रोका नहीं। जी भाई साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं बच्चे को लेकर आती हूँ। मैं जो सोच रहा था कि वो औरत झूठ बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी बात गलत साबित हुई। अगले ही लम्हे वो एक खूबसूरत बच्चा लेके मेरे सामने खड़ी थी। मैंने देखा बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था। बच्चे को देखकर मुझे अजीब सी हैरत हुई। मैंने देखा तो वो बच्चा हट्टा कट्टा और 9 महीने से ज़्यादा का लग रहा था। अरे ये तो बड़ा बच्चा लग रहा है। भाई साहब, आपको पहले भी नहीं मान रहे थे कि बगैर मर्द के बच्चा पैदा हो सकता है, अब देख लें बच्चा सामने आया तो नुक्स निकाल रहे हैं।
मैंने कहा था ना कि साइंसी दौर है, कुछ भी मुमकिन है। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या? अब मैंने आपको बात बता दी, बच्चा भी दिखा दिया। मैं कोई और बहाना भी तो कर सकती थी, लेकिन मैंने कोई बहाना तो नहीं किया। मैंने आपको सच सच बात बता दी है। आप बिल्कुल सही कहती हैं, माफ़ कीजिएगा, बस आप लोग नए मेरे लिए अजनबी हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करता रहता हूँ। देखिएगा भाई साहब, हम यहाँ पर सिर्फ 15-20 दिन ही रह रहे हैं। अगर आप इतने सवालात करेंगे तो हम भी तंग पड़ जाएंगे, हमें भी कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। उसने ये कहा तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि शायद मैं लोगों को बिला वजह तंग कर रहा हूँ। मैंने माजरत की और अपने घर ऊपर पोर्शन में वापस आ गया। तब तक मेरी बीवी भी उठ चुकी थी और मुझे शक भरी निगाहों से देखने लगी और बोली कि कहाँ गए थे। मैंने कहा कि मैं तो दूध लेने गया था और दूध लेते ही इतनी देर से क्यों आए हैं। मेरी बीवी मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी। दूध लेने गया था लेकिन मिला नहीं, अभी तक दूध वाले आए ही नहीं। अच्छा, इससे पहले तो कभी तुमने बेकार के चक्कर नहीं लगाए? मेरी बीवी ने मुझे फिर से सवाल किया तो मैं सटपटा कर रह गया। बीवी को यकीन दिलाने के लिए थोड़ी देर के बाद मैं फिर दोबारा दोपहर की चाय के लिए दोबारा दूध लेने गया। बाज़ार में मुझे काफ़ी देर हो गई। इतनी देर के बाद जब मैं वापस आया तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मैंने देखा मेरी बीवी वापसी पर नाराज़ बैठी थी। मेरे आते ही मुझ पर बरस पड़ी। आप कहाँ गायब हो गए थे? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इतनी देर के लिए घर से बाहर ना जाया करें। ऊपर से आपने पता नहीं कैसे किराएदार घर में ला के बसा रखे हैं। उनके घर में एक आदमी आया था, उन लोगों की खूब लड़ाई हुई है। वो आदमी कुछ कह रहा था, ये औरतें मान ही नहीं रही थी, उसने पुलिस लाने की धमकी दी है। मैं अपनी बीवी की बात सुन के बहुत परेशान हो गया। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, तो क्या मैं आपसे झूठ बोलूँगी? मेरी बीवी ने गुस्से से कहा था। अच्छा चलो, मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन आया था, क्या बात है। नहीं, आप कुछ नहीं पूछेगा, वो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ला के मुतमईन कर देती हैं। लेकिन मैं उन औरतों से हरगिज़ मुतमईन नहीं हूँ। मुझे तो कुछ अजीब सा किस्सा लगता है। आप उन्हें घर से निकालें या मैं खुद जाकर उनसे बात करूँगी। मैं भी परेशान हो गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि चलो तुम यहीं रहो, मैं चलकर उनसे बात करता हूँ। पता नहीं कैसी औरतें हैं, मैं खुद ही जाऊँ तो अच्छा होगा। मैं उन औरतों से मिलने के लिए चला गया। घर का दरवाज़ा बजाया। हस्बे मामूल उस बड़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। जी भाई साहब, क्या बात है? उसने बड़ी मतानत से पूछा। बहन जी, आपके घर में क्या कोई दोबारा आया था? ओह भाई साहब, आपको कितनी बार बताऊं कि मेरी बहन ही है जो चीखती चिल्लाती है। दरअसल उम्मीद से है ना, इसलिए दर्द होता है। आपने कहा था कि बच्चा तो हो क्या है? हाँ, तो एक बच्चा थोड़ी था, अभी उसने दूसरा बच्चा पैदा किया है। दूसरा बच्चा? हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो लाकर दिखा दूँ। जी बिल्कुल, मैंने सख्ती से कहा। वो अंदर गई और 2 बच्चे उठाकर ले आई। अब ये बच्चा पहले वाले से मुख्तलिफ था। ये क्या है? बच्चा है भाई साहब, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साइंसी ज़माना है, आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन ने आज सुबह दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। बताया तो है, उसकी आवाज़ मर्दों जैसी है, इसलिए आपको गलत फहमी हुई होगी। ये भी कोई मर्द चिल्ला रहा है कि आपकी बेगम को भी ये लगा होगा। लेकिन यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई शख्स आता तो मोहल्ले वाले आपको शिकायत ना लगाते। सच बात तो ये है कि हमारे इस घर में कोई मर्द नहीं आता, आप बेफिक्र हो जाएं। उसने एक बार फिर मुझे मुतमईन कर दिया। मैं क्या कर सकता था? उसने दूसरा बच्चा भी मुझे दिखा दिया। जब मैंने वापस आकर अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली कि खुदा के लिए, लगता है कि आप उनमें से एक बहन पर आशिक हो गए हैं जो उसकी बात बिला चूं चोरा मान लेते हैं। मैं किसी तौर पे भी अब इस घर में उन्हें नहीं रखूँगी। इतनी मशकूक औरतें इस घर में रहती हैं, मैं यहाँ रहकर क्या अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दूँ? अरे सफ़िया बेगम, तुम्हारी ज़िंदगी को कब से ख़तरा होने लगा? तुम कौन सा बड़ी शख्सियत हो कि तुम्हारी जान लेने से उनको अरबों रुपए मिल जाएंगे? मैंने बेगम से मजाक किया। नाराज़ होकर उसने अपना सामान बांधा और अपने मैके चली गई। मैं सर पीटता रह गया। अब 2 किराएदार औरतों की वजह से मेरी बीवी मैके चली गई थी। मैंने सोच लिया मैं जाकर उनसे मुख्तसर और आखिरी बात करूंगा, जिसके बाद उन्हें या तो उन्हें अपना राज बताना पड़ेगा या यहाँ से निकलना पड़ेगा। यही सोच के मैं उन औरतों के पास गया। बड़ी औरत मुझे देखते ही बोली, भाई साहब, आप 7 मुहर्रम हो चुका है, 11 मुहर्रम को मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आपको 2 महीने का किराया भी अदा कर दूँगी। उसी वक्त मैं आपको बताऊँगी कि मेरा राज क्या है। इससे पहले मैं नहीं बता सकती, वरना हो सकता है कि आप मेरे मुखालिफ बन जाएं। क्यों जी? 10 मुहर्रम के बाद ऐसा क्या होगा कि आपका राज जानकर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा? बस बात ही ऐसी है, 10 मुहर्रम का वक्त और दिन गुजरने दें, उसके बाद आपको सब बता दूँगी। असल में मैं अभी आप पर मुझे कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन 10 मुहर्रम के बाद अगर भरोसा ना भी हुआ तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। औरत की बातें ऐसी थी कि मैं सुनकर खामोश हो गया। हर बार वो मुझे लाजवाब कर देती थी।
मैं वापस अपने घर आ गया। बीवी को याद कर रहा था कि सोचा कि चलो 3-4 दिन की बात है, फिर मैं उसको लेने में कह जाऊँगा। तब तक उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और ये औरतें मुझे किराया भी दे देंगी। अपनी बीवी को शॉपिंग करवा दूंगा, वो खुश भी हो जाएगी। यही सोचकर मैंने 2-3-4 दिन गुजरने का इंतज़ार किया। 3-4 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। 11 मुहर्रम की सुबह सुबह वो औरत खुद अपने घर से बाहर निकल आई। मेरे पास आकर कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया, ये ले 12,000 रुपये आपका किराया। आपके 1 महीने का किराया 6,000 रुपये है, 2 महीने का किराया मैं दे रही हूँ। अगर आप मेरा राज जानना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें, मैं अपने मोहल्ले में वापस जा रही हूँ और मेरे साथ 7-8 बच्चे भी हैं। ये बिन बाप वाले हैं बच्चे। वो हंसकर बोली कि हाँ, ये बिन बाप वाले ही बच्चे हैं, क्योंकि जिन बच्चों के बाप जालिम होते हैं उन्हें बाप से बचाना ही बहुत बड़ी बात होती है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे बच्चों की हिफाजत करें। अच्छा चले, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। मैंने किराया जेब में डालते हुए उसके साथ चलने की हामी भर ली। वो आगे आगे चलती गई, मैं पीछे पीछे चलता रहा। दोनों औरतों ने 4-4 बच्चे उठा रखे थे। वो तकरीबन 8 बच्चे थे। और फिर उस मोहल्ले में जाते ही वो औरतें आगे बढ़ गईं। काफ़ी सारी औरतें थीं, 7-8 के करीब हो गई। सब ने अपने अपने बच्चे अपने हाथों में ले लिए। मैंने उन औरतों की तरफ देखने लगा, ये क्या है? मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, भाई साहब, अब आपको यकीन आ गया कि मैंने कोई ऐसा मशकूक काम आपके घर में रहते हुए नहीं किया कि आपको वहाँ से मुझे निकालना पड़ता। तो ये सब क्या है? मैंने पूछा तो उसने बताया, ये सब बच्चों की असल माएँ हैं, लेकिन 10 मुहर्रम आने से पहले वो चाहती थीं कि मैं उनके नामालूम बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं, ताकि 10 और 9 मुहर्रम की जालमाना रस्मों से इन बच्चों को बचा सकूं। इसलिए उसको मुझसे ये बात कहना पड़ी, जो कि नाकाबिल यकीन थी। मैं उस औरत की तरफ देख के मुस्कुरा दिया। वाकई माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। और आज उन औरतों ने साबित कर दिया था कि बाज़ औक़ात एहसास के रिश्ते खून के रिश्ते से भी ज़्यादा होते हैं और गहरे भी। वो औरत उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं थी, बस एक मोहल्लेदार थी, लेकिन उसने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी शोहरत, अपनी इज़्ज़त दांव पर लगाई और आकर मेरे घर में रहने लगी। ना सिर्फ अपना वक्त बल्कि पैसा भी लगाया। मैं उस औरत को अपना मकान देने के लिए राज़ी हो गया। बीवी को भी सारी हकीकत बता दी तो वो हमेशा की तरह मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपको समझने में गलती हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।